Hello friends, welcome to History Simplified for IAS. Today we will discuss about rise of missiles and महाराजा रंजीत सिंह। इनके बारे में हम लोग आज डिस्कशन कर लेंगे कि मिसलों का उदय कैसे हुआ और महाराजा रंजीत सिंह के रूल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। जो 1716 एडी में बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुई, इनकी शहादत के बाद मिसलों का ग्रेजुअली राइज शुरू हुआ, धीरे धीरे उनका उदय हुआ और जो 1801 एडी में इन्हीं में से एक मिसल सुकरचकिया मिसल महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में इन्होंने सिख एम्पायर का गठन किया। तो हम लोग देखते हैं कि बाबा बंदा बहादुर जो थे उन्होंने एक किंगडम बनाई थी विद इन पंजाब। वो रूल कर रहे थे और 6 इयर्स इन्होंने रूल किया। देन उसके बाद मुगल्स के साथ एक बैटल हुआ। उसके बाद बाबा बंदा सिंह बहादुर को कैप्चर कर लिया गया एंड ही वाज मार्टर्ड। तो इसके बाद सिख्स के अगेंस्ट में जेनोसाइड का कैंपेन शुरू किया गया बाय मुगल्स और सिख्स ने गुरिल्ला वॉरफेयर यूज किया। छोटे छोटे जत्थों के अंदर छोटे छोटे बैंड्स में अपने आप को इन्होंने डिवाइड कर लिया और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की किलिंग स्टार्ट की। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मारा, गवर्नमेंट के जो ये ट्रेजरी थी उसको प्लंडर किया, गवर्नमेंट की पोस्ट को तोड़ा। तो इस तरह से जो है छोटे छोटे जत्थों में बट गए सिख्स और ये हिमालयन फुटहिल्स में इन्होंने अपना धीरे धीरे अपनी पावर को बढ़ाना शुरू किया। तो 1733 में एक ट्रूस जो है सिख्स और मुगल्स के बीच में एक पीस सेटलमेंट हुआ और सिखों को जागीर दे दी गई और सरबत खालसा में ये मान लिया गया कि जागीर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो इसी पीस सेटलमेंट के थ्रू कपूर सिंह जो कि सिख एक लीडर थे उनको नवाब का टाइटल भी दिया गया और ये जागीर प्रोवाइड कर दी गई। देन उसके बाद नवाब कपूर सिंह को सरबत खालसा में अपना लीडर नियुक्त किया गया। तो सरबत खालसा क्या होता था? सिखों की एक बाय एनुअल मीटिंग कंडक्ट की जाती थी अमृतसर में। इसको सरबत खालसा बोला जाता था जहां पे नवाब कपूर सिंह को लीडर इलेक्ट किया गया। लेकिन ये पीस ट्रीटी जो कि 1733 में हुई ये ज्यादा दिन नहीं चली और धीरे धीरे फिर से कन्फ्लिक्ट्स जो सिखों और मुगलों के बीच में शुरू हो गए। तो इस बीच क्या किया, नवाब कपूर सिंह ने ये जो छोटे छोटे बैंड्स जो हिमालयन फुटहिल्स में गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे इन सब बैंड्स को ऑर्गेनाइज किया और दल खालसा का गठन किया गया। दल खालसा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। सो पहला पार्ट हो गया बुढ़ा दल और दूसरा हो गया तरुण दल। सो बुढ़ा दल का मेजर काम जो था होली प्लेसेस की टेक केयर करना था, रिलीजियस प्लेसेस की देखरेख करना था और तरुण दल मेजरली मिलिट्री फोर्स थी। ये इन्वेजन्स और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर तरुण दल इन्वॉल्व होता था। सो तरुण दल धीरे धीरे तरुण दल बढ़ गया और लगभग 12,000 की फोर्स तरुण दल के अंदर ज्वाइन हो गई विद इन अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। हरि सिंह ढिल्लों को तरुण दल का लीडर इलेक्ट कर दिया गया। क्योंकि तरुण दल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था तो एफिशिएंट वर्किंग के लिए तरुण दल को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ये जो 5 जो जत्थे निकाले गए थे विद इन तरुण दल, इन्होंने अपनी अपनी एक जो कुछ पार्ट था पंजाब का जिसके अंदर इन्होंने अपना अपना इन्फ्लुएंस बनाना शुरू कर दिया और पॉलिटिकल स्टेट्स कार्व आउट कर लिए। ये जो छोटे छोटे पार्ट्स बने थे इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती गई। इन्होंने अपने आप को मिसल बुलाना शुरू किया। तो मिसल का लिटरल मीनिंग है इक्वल। ये इक्वल थे एक दूसरे से, चाहे पॉलिटिकल पावर या मिलिट्री पावर में इक्वल ना हो, लेकिन जब भी कोई सभा होती थी या काउंसिल होती थी वहां पे इनको इक्वली पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता था। और इसके बाद धीरे धीरे मिसलें जो थी और ज्यादा बढ़ी, 7 और मिसलें बनी। तो मेजरली हम लोग 12 मिसलों का नाम जानते हैं। 12 मिसलें तरुण दल से बाद में धीरे धीरे ग्रेजुअली बन गई। तो मिसल होता क्या था? मिसल के अंदर 2000 से 10,000 तक कैवेलरी मैन हो सकते थे। ये अलग अलग नंबर्स थे अलग अलग मिसलों में, कहीं 5,000 था, कहीं 2,000 था, कहीं 10,000, कहीं 8,000। तो मिसलों की स्ट्रेंथ डिफरेंट थी। घुड़सवार 2,000 से 10,000 हो सकते थे। दूसरी बात इसमें यह कि एक जो सोल्जर जो मिसल में था वो बिल्कुल डेमोक्रेटिक लाइन पे होता था कि ही वॉज फ्री टू ज्वाइन एनी मिसल
एंड ही कुड इवन चेंज हिज मिसल, ये मिसल को छोड़ भी सकता था, छोड़ के दूसरी मिसल जाके ज्वाइन कर सकता था। साथ ही साथ ये इंडिपेंडेंट था, वो किसी भी मिसल में रह सकता है। तो सैलरी कैसे दी जाती थी? सोल्जर्स वर पेड थ्रू फसलंदारी सिस्टम। तो ये एक सिस्टम था विच वॉज नोन एज फसलंदारी की, जब फसल कटेगी उस समय सैलरी पे की जाएगी हार्वेस्ट टाइम में। सो इस तरीके से सोल्जर्स को पे किया जाता था। ये सिख कैवेलरीमैन जो थे, इनका तरीका क्या था? रनिंग स्कर्मिश टेक्निक से ये लड़ाई करते थे, जो कि यूनिक थी, इफेक्टिव थी, लेकिन इसमें काफी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत होती थी, बहुत ज्यादा स्किल इसके लिए चाहिए थी इस तरह की टेक्निक को पाने के लिए। तो ये काफी ज्यादा इफेक्टिव भी मानी जाती थी। देन अगर मिसलों की हम बात कर रहे हैं कि टेरिटरीज के लिए, तो मिसलों के बीच में कुछ ना कुछ कन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। तो कन्फ्लिक्ट्स तो इनके बीच में रहे, लेकिन जहां पे सिख कौम की बात आ गई, पूरी सिख कम्युनिटी की बात आ गई, वहां पे मिसलें एक साथ हो जाती थी, इकट्ठा हो जाती थी और वो एनिमी के अगेंस्ट लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। सो एक दो जो इनकी मेजर जो इवेंट्स रही हैं, पहला तो 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ। नादिर शाह एक पर्शियन इन्वेडर था जिसने दिल्ली और पंजाब में प्लंडर किया, और जब ये वापस पर्शिया जा रहा था उस समय दल खालसा ने अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्सा सिंह आलूवालिया एक मिसल थी। तो जस्सा सिंह आलूवालिया के अंडर में दल खालसा ने नादिर शाह की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया और बहुत ज्यादा बूटी इनसे इन्होंने जो है लूट ली। तो काफी ट्रेजर लूटा गया और साथ के साथ सैकड़ों की संख्या में इन्होंने महिलाओं को बचाया और उनको उनकी फैमिलीज को वापस किया गया। तो ये इनका नादिर शाह के साथ जो है ये एक कन्फ्लिक्ट रहा। देन उसके बाद मुगलों ने सिखों के अगेंस्ट में हॉलोकॉस्ट किया। इसको छोटा घल्लूघारा बोला जाता है। ये 1746 में हुआ, जिसमें अबाउट 7000 सिख्स वर किल्ड। तो लगभग 7000 की संख्या में सिखों का इसमें कत्ल हुआ और सिख होली प्लेसेस को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये सारा मुगल एम्परर के ऑर्डर से हुआ था। देन जो ये कन्फ्लिक्ट मुगलों और सिखों के बीच में चल रहा था आफ्टर 1749, ये अब अब्दाली और सिखों के बीच में शुरू हो गया, क्योंकि मुगल जो टेरिटरीज थी वो लूज कर ली थी मुगल्स ने टू अहमद शाह अब्दाली। सो लाहौर के आसपास की सारी टेरिटरीज अहमद शाह अब्दाली के अंडर में जा चुकी थी मुगल्स की। इसीलिए जो कन्फ्लिक्ट मुगलों के साथ सिखों का था वो अब सिखों का अफगानियों के साथ शुरू हो गया आफ्टर 1749। सो 1757 में अहमद शाह अब्दाली 6th टाइम इंडिया पे इसने इन्वेजन किया, दिल्ली पे इन्वेजन किया, वहां से बहुत ज्यादा ट्रेजर लूटा और ये काबुल की तरफ वापस जब जा रहा था तब बाबा दीप सिंह ने अहमद शाह अब्दाली की फोर्सेस के ऊपर अटैक किया। बहुत ज्यादा ट्रेजरी लूटी गई और कैप्टिव्स को रिलीज किया, जो कि ये स्लेव्स बना के अफगानिस्तान लिए जा रहे थे, उनको बाबा दीप सिंह ने रिलीज करवाया। अब इससे हुआ क्या, अहमद शाह अब्दाली काफी ज्यादा उसमें रिवेंज का मोटिव आ गया। सो अहमद शाह अब्दाली ने हरमंदिर साहब को डेमोलिश करवाया। सो हरमंदिर साहब दैट मीन्स गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल को डेमोलिश करने की कोशिश की। सेक्रेड पूल जो वहां है उसमें स्लॉटर्ड एनिमल्स के रिमेन्स को फेंक दिया गया। उसके बाद अब बाबा दीप सिंह ने, क्योंकि ये वाला जो है पहले इसको लीड किया था, तो बाबा दीप सिंह ने अब कसम खाई कि वो हरमंदिर साहब को वापस अफगानियों से छुड़ाएंगे। सो बाबा दीप सिंह ने, जो कि शहीदा मिसल से आते थे, इन्होंने अब्दाली की फोर्सेस को हराया। सो अब्दाली फोर्सेस वर बीइंग लेड बाय हिज सन तिमूर शाह दुरानी। बैटल ऑफ अमृतसर हुआ 1757 में। तिमूर शाह दुरानी को हरा दिया गया और बाबा दीप सिंह भी वहां पे शहीद हो गए और हरमंदिर साहब और अमृतसर को वापस सिखों ने एक तरह से उसके ऊपर कैप्चर कर लिया। देन सिख होलोकॉस्ट हुआ, वड्डा गलुकारा जिसको बोला जाता है। तो वड्डा गलुकारा 1762 में हुआ अंडर द ऑर्डर ऑफ अहमद शाह अब्दाली, जिसमें 20,000 अनआर्म्ड सिख्स वर किल्ड। तो 20,000 लगभग जो है सिख्स को इसके अंदर मर्डर किया गया। देन सिख्स ने फिर से रिटेलिएट किया विद इन 3 months और अहमद शाह अब्दाली के अंडर में जो गवर्नर था जैन खान, हु वाज द गवर्नर ऑफ सरहंद, उसको डिफीट किया गया बाय सिख आर्मी एट बैटल ऑफ हरनौलगढ़ और जैन खान से ट्रिब्यूट भी लिया गया, जिसके बाद
सिख और जैन खान के बीच में पीस ट्रीटी साइन हुई। तो हम पंजाब की जहां बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ना तो मुगल्स और ना ही उसके बाद अफगान कंट्रोल कर पाए। तो ये पंजाब 14 रीजन्स के अंदर डिवाइड हो गया, जिसमें से 12 जो रीजन थे देवर अंडर सिख मिसल्स, 1 वाज अंडर अ मुस्लिम एंड 1 वाज अंडर अ हिंदू। तो इस तरह से 14 पार्ट्स के अंदर पंजाब को डिवाइड कर दिया गया। तो यहाँ पे देख लीजिए जो मिसलें हैं, 12 मिसलों की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहली मिसल इसमें होगी आलूवालिया मिसल। जस्सा सिंह आलूवालिया इसमें प्रोमिनेंट लीडर थे, इनका हमने पहले नाम का जिक्र किया है। सो जलंधर और कपूरथला में ये इनकी जो है पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी। देन शहीदा मिसल, बाबा दीप सिंह इनके प्रोमिनेंट लीडर रहे, बठिंडा और अंबाला के आसपास इनके जो है पावर कॉन्सेंट्रेटेड थी। देन सिंहपुरिया वॉज बीइंग लेड बाय नवाब कपूर सिंह, यही इसके फाउंडर थे इस मिसल के, अमृतसर और शेखपुरा एरिया में। देन रामगढ़िया अंडर जस्सा सिंह रामगढ़िया, तारा सिंह रामगढ़िया एंड देन जोत सिंह रामगढ़िया होशियारपुर और गुरदासपुर एरिया में। तो जोत सिंह रामगढ़िया ने जो रामगढ़िया मिसल का एरिया था उन्होंने रंजीत सिंह की टेरिटरीज के अंदर मिला दिया था बाद में। देन भांगी मिसल में देखे तो हरि सिंह ढिल्लो एंड भूमा सिंह ढिल्लो ये मेजर रूलर थे एंड ये लीडर्स ने अमृतसर, लाहौर और तरन तारण एरिया में जो है भांगी मिसल की पावर को बनाए रखा। देन सुकर चकिया मिसल जहां से महाराजा रंजीत सिंह आते थे, उनके अलावा चढ़त सिंह एक इनके प्रोमिनेंट लीडर थे। देन महाराजा रंजीत सिंह गुजरांवाला और हफीजाबाद यहाँ से इन्होंने रूल करना शुरू किया था। देन कन्हैया मिसल, जय सिंह संधू एंड रानी सदा कौर इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे एंड एरिया क्या था इनका पठानकोट, गुरदासपुर एंड हिसार। देन फुल्किया मिसल, फुल्किया मिसल फूल सिंह सिद्धू इनके प्रोमिनेंट लीडर एंड फाउंडर थे एंड बरनाला, बठिंडा, संगरूर, पटियाला, जींद, नाभा एंड कैथल इन एरियाज के अंडर में इनका इन्फ्लुएंस रहा। तो जो भी हम एरियाज के नाम ले रहे हैं ये प्रेजेंट टाइम्स के हिसाब से ले रहे हैं, ना कि उस समय के सूबों के नाम के हिसाब से ले रहे हैं। देन निशानवाली दसौंधा सिंह इन एरियाज ऑफ कुरुक्षेत्र, अंबाला, रोपड़ एंड यमुनानगर। तो ये वाले पार्ट्स थे जहां पे निशानवाली जो मिसल प्रोमिनेंट रही। देन पंचगढ़िया या करोड़ सिंघिया मिसल बोला जाता था, was founded by सरदार करोड़ा सिंह। देन श्याम सिंह संधू और करम सिंह संधू भी इसमें प्रोमिनेंट लीडर रहे इन एरियाज ऑफ होशियारपुर एंड गुरदासपुर। देन दल्लेवालिया मिसल, गुलाब सिंह राठौड़ एंड देन तारा सिंह गहबा ये इसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। और तारा सिंह जो गहबा थे वो रंजीत सिंह के ट्रेनर भी रहे, लुधियाना और जलंधर में ये प्रोमिनेंट थे। देन नकाई मिसल, हीरा सिंह संधू एंड नरसिंह संधू इंपॉर्टेंट लीडर्स थे इनके। ओकारा पाकिस्तान जो ओकारा डिस्ट्रिक्ट है वहां पे ये मिसल प्रोमिनेंस में रही। देन सुकर चकिया मिसल से आते हैं महाराजा रंजीत सिंह। तो इन्होंने सुकर चकिया मिसल को ये प्रोमिनेंस में लाए और पंजाब रीजन में इन्होंने रूल करना शुरू किया। सो 1780 में इनका बर्थ हुआ था महासिंह के घर में। सो महासिंह वाज द लीडर ऑफ सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल का एरिया हमने पहले भी देख लिया, गुजरांवाला और हफीजाबाद डिस्ट्रिक्ट्स, यहां पे सुकर चकिया मिसल प्रोमिनेंस में थी। देन महासिंह की डेथ के बाद रंजीत सिंह को सुकर चकिया मिसल का चीफ बनाया गया, बट अंडर अ रिजेंसी, क्योंकि इनकी एज सिर्फ 12 ईयर्स थी तो एक रिजेंसी बनाई गई। रंजीत सिंह जिस रिजेंसी के अंडर में इन्होंने रूल करना शुरू किया था। देन ये रिजेंसी को 1797 दैट मीन 17-18 ईयर्स की एज में रिजेंसी को इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया एंड ही बिकेम द रूलर। देन अफगान रूलर जो जमन शाह था 1797 में ही रंजीत सिंह ने जमन शाह को 2 बार हराया। सो जमन शाह कौन था? ही वॉज द अफगान रूलर। लेकिन अफगान में लगातार सिविल वॉर चलते रहे अफगानिस्तान में, और बाकी जो मिसलें भी थी, जो सिख मिसलें थी, वो भी धीरे धीरे वीक हो रही थी। इससे हुआ क्या, एक पॉलिटिकल वैक्यूम पंजाब में बनना शुरू हुआ, जिसका जो फायदा था वो महाराजा रंजीत सिंह ने उठाया और धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्होंने सिख एम्पायर को यहाँ पे बढ़ाना शुरू किया। सो सबसे पहले 1799 में जो इनकी एक इंपॉर्टेंट जीत रही वो थी लाहौर में। सो लाहौर इन्होंने कैप्चर कर लिया फ्रॉम भांगे मिसल 1799। देन 1801 में रंजीत सिंह ने अपने आप को प्रोक्लेम कर दिया एज महाराजा ऑफ पंजाब। देन 1805 में ही कैप्चर्ड अमृतसर। सो ये अब जो 2 प्लेसेस थे लाहौर और अमृतसर, ये दोनों सिख पॉइंट ऑफ व्यू से देवर इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाहौर वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी एंड अमृतसर वॉज
प्लेस ऑफ गोल्डन टेम्पल। तो इस तरीके से महाराजा रंजीत सिंह ने ये दोनों प्लेसेस को कैप्चर कर लिया, तो इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। देन दूसरी बात ये है कि इनको सिर्फ शुक्रचकिया मिसल से नहीं, दूसरी मिसलों ने भी इनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि कन्हैया मिसल हो गई, देन आलूवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल। तो इनके जो चीफ्स थे इन्होंने रंजीत सिंह को सपोर्ट किया, लाइक जस्सा सिंह रामगढ़िया हो गए, देन जोध सिंह रामगढ़िया हो गए, इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। देन उसके अलावा दीवान मोहकम चंद इनके एक एबल लीडर थे। देन हरी सिंह नलवा जिन्होंने टेरिटरीज को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था महाराजा रंजीत सिंह की, तो हरी सिंह नलवा ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। देन हम लोग इनके देख ले कॉन्क्वेस्ट में, उसके बाद 1804 में डोगरा चीफ थे संसार चंद कांगड़ा के। इन्होंने सोचा कि ये पंजाब की तरफ ये कॉन्क्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो होशियारपुर में ये एंटर हो गए। होशियारपुर को इन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की, लेकिन रंजीत सिंह की आर्मी ने संसार चंद को हरा दिया। अब संसार चंद क्योंकि पंजाब में आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो संसार चंद ने क्या किया, अपना कैंपेन हिल्स की तरफ शुरू कर दिया। सो हिल्स की तरफ कैंपेन शुरू किया एंड हिज आर्मी वाज डिफीटेड बाय द गुरखा आर्मी। सो गुरखा आर्मी ने इनके फोर्ट को भी जो है बिसीज कर दिया, एंड गुरखा आर्मी एट दैट टाइम वाज लेड बाय अमर सिंह थापा। अब संसार चंद ने हेल्प मांगी फ्रॉम महाराजा रंजीत सिंह। सो महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी आर्मी भेजी एंड दिस आर्मी डिफीटेड द गुरखा आर्मी और कांगड़ा को कैप्चर कर लिया। अब संसार चंद जो है ही बिकेम अ प्रोटेक्टी ऑफ सिख्स। तो महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में एक तरह से जो कांगड़ा का एरिया था वो आ गया। देन उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने लगातार जो है सिंध सतलुज के एरियाज में ये कैंपेन करते रहे। तो स्टार्टिंग में तो जो दूसरी मिसलें थी उन्होंने इनके लिए सॉफ्ट एटीट्यूड रखा, लेकिन धीरे धीरे जब उनको ये लगने लग गया कि महाराजा रंजीत सिंह तो उनकी टेरिटरीज को कैप्चर करना चाहते हैं, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली। अब ब्रिटिशर्स की हेल्प के थ्रू एक ट्रीटी साइन की गई जिसको ट्रीटी ऑफ अमृतसर बोला जाता है इन 1809। सो ये महाराजा और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई, जिसके थ्रू ये तय किया गया कि रंजीत सिंह विल नॉट डू एनी एक्टिविटीज, एनी मिलिट्री एक्टिविटीज इन सतलुज एरिया। सो सतलुज से साउथ की तरफ ये नहीं आएंगे। तो और ब्रिटिशर्स ने भी ये माना कि वो नॉर्थ ऑफ सतलुज कुछ भी हो रहा है उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स कि रंजीत सिंह के एरिया जो उनके डोमिनेशन में है उसमें ब्रिटिशर्स कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, और उसी तरीके से महाराजा जो कि साउथ ऑफ सतलुज एरिया है उसमें ये महाराजा कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। सो ये माना गया कि ब्रिटिश प्रोटेक्शन में ही एरियाज हैं। देन पेशावर को 1819 में कैप्चर कर लिया गया। तो दोस्त मोहम्मद ने ये मान लिया कि महाराजा के अंडर में पेशावर है इन 1819। देन उसके बाद कश्मीर, मुल्तान, जमरूद, डेरा गाजी खान, हजारा, मानकेड़ा, ये सारे एरियाज भी सिख एम्पायर के पार्ट बन गए। देन जब हम लोग पहले भी नाम बोल रहे थे, हरि सिंह नलवा ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था टेरिटरीज बढ़ाने में। मेजरली जो अफगान के एरियाज थे या जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस बाद में बना, वो जो एरियाज थे या जम्मू एंड कश्मीर के एरियाज थे, उसमें हरि सिंह नलवा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। कसूर हो गया, सियालकोट, अटोक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, जमरूद, ये सारे एरियाज हरि सिंह नलवा की एबल लीडरशिप की वजह से सिख एम्पायर के अंडर में आ गए। तो ये देख लीजिए सिख एम्पायर का एक 1839 का एक मैप है महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में। ये देखिए पेशावर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये लाहौर हो गया। तो लाहौर इनकी कैपिटल थी। तो ये वाला जो पार्ट है ये उस समय सिख एम्पायर के अंडर में आता था। तो आगे देखते हैं, जो अब रिलेशनशिप देख लेते हैं महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में कैसा रहा। तो हमने पहले देख लिया कि सिंध सतलुज एरिया में ब्रिटिशर्स ने किस तरह से रंजीत सिंह के साथ एक ट्रीटी की जिसके थ्रू रंजीत सिंह विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन सिंध सतलुज एरियाज। सो अब इनका रिलेशनशिप ऐसा था कि महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश एक दूसरे की टेरिटरीज को सेफगार्ड रखना चाहते थे कि ना तो महाराजा रंजीत सिंह ब्रिटिशर्स की तरफ कोई एडवेंचर करें और उसी तरीके से ब्रिटिशर्स भी रंजीत सिंह के टेरिटरी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इससे हुआ क्या कि महाराजा रंजीत सिंह ने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं किया जिससे कि वो ब्रिटिशर्स को सिख अफेयर्स में से आउस्ट कर सके। बिकॉज हमने देखा कि अगर सिंध सतलुज एरिया में भी अगर देखें तो फुल्किया जैसी मिसलें थी वहां पे जो कि सिख मिसलें ही थी, तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी उसके अंदर इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया था। सो महाराजा रंजीत सिंह ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया कि ब्रिटिशर्स वो इंटरफेरेंस ना करें।
और उसके बाद अगर देखा जाए तो महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी की वजह से और जो उनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से थे, उसकी वजह से उन्होंने पूरी सिख एम्पायर को अपने अंडर में रखा था। लेकिन जब उनकी डेथ हो गई उसके बाद जो बाद के जो रूलर्स थे सिख एम्पायर के, वो रंजीत सिंह की तरह उतने एबल नहीं थे, तो वो ब्रिटिशर्स डिजाइन को वो काउंटर नहीं कर पाए। अब हम आगे देखते हैं। तो 1831 में रंजीत सिंह ने एक प्लान रखा कि हम लोग ब्रिटिशर्स और सिख एम्पायर सिंध को आपस में पार्टीशन कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन विलियम बेंटिक ने ये जो प्रपोजल है ये रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज विलियम बेंटिक की उस समय जो थी टर्म सिंध के साथ भी अच्छी खासी थी, तो ब्रिटिशर्स भी सिंध के साथ एक तरह का अच्छा रिलेशनशिप उस समय आमिर्स ऑफ सिंध के साथ बनाए हुए थे। तो दैट वाज द रीजन विलियम बेंटिक ने ये प्लान रिजेक्ट कर दिया। देन 1838 में महाराजा की फोर्सेस और ब्रिटिशर्स की फोर्सेस इन्होंने एक साथ मार्च किया इन फिरोजपुर। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशन इन्होंने शोकेस किया और ट्राइपार्टाइट ट्रीटी महाराजा रंजीत सिंह, ब्रिटिशर्स और शाह शुजा के बीच में साइन की गई, जिसके थ्रू शाह शुजा को अफगान का थ्रोन देने के लिए बात मान ली गई। तो काबुल में अब शाह शुजा जो है नए अफगान रूलर बनाए जाएंगे, ये महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स ने मान लिया था। हालांकि शाह शुजा जो थे ही वॉज नॉट अ पॉपुलर पर्सन इन अफगानिस्तान। तो ठीक है, ये हम लोग अफगानिस्तान का जब एंग्लो अफगान अफेयर्स हम करेंगे उसमें हम लोग शाह शुजा के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन कर लेंगे। सो शाह शुजा से महाराजा ने कोहिनूर डायमंड लिया और महाराजा के समय में ही हम लोग देखते हैं कि जो हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल को रिस्टोर किया गया और एक्सपेंशन भी उसका हुआ। देन उसके अलावा तख्त श्री पटना साहब और तख्त श्री हजूर साहब नांदेड़, यहाँ पे भी गुरुद्वारों का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने डायरेक्शन दी। देन सिख एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे वो हम देख लेते हैं। तो महाराजा रंजीत सिंह ने गवर्नमेंट चलाई ऑन द नेम ऑफ सरकार खालसा जी। सो खालसा जी की सरकार है, इसी नाम पे रंजीत सिंह ने जो है गवर्नमेंट चलाई और गुरु नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी इनके नाम पे क्वाइंस इन्होंने मिंट किए। देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी इनको हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये यही कि महाराजा रंजीत सिंह ने रिलीजियस बाइसनेस नहीं रखी वाइल प्रोवाइडिंग हाई पोजीशंस। सो जो भी मेरिट जिसका था उस व्यक्ति को, उस पर्सन को इन्होंने अच्छी पोजीशंस दी। तो इसमें देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक दीवान मोहकम चंद जो कि अटोक के बैटल में कमांडर इन चीफ थे, ये एक हिंदू थे। देन दीवान मोतीराम भी एक हिंदू थे। देन ध्यान सिंह डोगरा वाज हिज प्राइम मिनिस्टर। देन फकीर अजीजुद्दीन ये इनके फॉरेन मिनिस्टर रहे। देन दीनानाथ इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहे। देन मियाँ घोसा इनके आर्टिलरी के कमांडर रहे। तो दैट मीन्स जो भी मैन ऑफ मेरिट है उनको इन्होंने अच्छी अच्छी पोजीशंस पे उनको अच्छी पोजीशंस प्रोवाइड की। देन उसके अलावा इन्होंने यूरोपियंस को भी अपने जो राज में उनको भी पोजीशंस प्रोवाइड की। मेजरली जो मिलिट्री पोजीशंस थी उसमें यूरोपियंस को, क्योंकि वो चाहते थे कि अपनी आर्मी को वो यूरोपियन पैटर्न के ऊपर बनाए, तो इसलिए उन्होंने यूरोपियंस को भी उसमें एम्प्लॉय किया। तो अगर हम लोग एम्पायर इनकी देख लेते हैं तो इनको इन्होंने प्रोविंसेस में डिवाइड किया था। अब ये प्रोविंसेस किसके अंडर में थी? नाजिम। सो नाजिम हो गए, एक तरह से गवर्नर हो गए, तो नाजिम के अंडर में इन्होंने प्रोविंसेस को डिवाइड किया था। देन ये प्रोविंसेस को फिर से डिवाइड किया गया इन डिस्ट्रिक्ट्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स वर अंडर करदार्स। सो ये दो इंपॉर्टेंट पोजीशंस होगी। पहले तो गए नाजिम जो प्रोविंसेस की देखरेख कर रहे थे, देन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की देखरेख कर रहे थे करदार्स। विलेज पंचायत जो थी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये लोकल लेवल पे जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत ही देख रही थी। देन जुडिशियल सिस्टम अगर देख लें तो अदालत आला जो थी वो थी सुप्रीम कोर्ट जैसे हो गया। एक लाहौर में इसको सेटअप किया गया था अदालत आला, जहां पे अपील्स ली जाती थी फ्रॉम प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब इनके राज में काफी ज्यादा फाइन्स लगाए जा रहे थे, तो कोई भी क्राइम होगा उसके अगेंस्ट में बहुत ज्यादा हैवी फाइन लिया जाएगा। और ये क्योंकि अदालत आला तो सबसे बड़ा कोर्ट हो गया, यहाँ पे सिर्फ अपील्स वाले ही जो केसेस जा रहे थे वो अदालत आला में जा रहे थे, और बाकी जो केसेस थे वो लोकल लेवल पे प्रोविंसेस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही जो है केस उनको देखा जा रहा था बाय द लोकल ऑफिसर्स। ठीक है। देन अगर स्टेट का देखा जाए तो लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर तो मेन सोर्स ऑफ एक्टिविटी था ही उस समय, तो मेन एक्टिविटी थी इकोनॉमी की। सो दैट वाज द रीजन कि सोर्स भी जो है इनकम का स्टेट का लैंड रेवेन्यू ही रहा। तो लैंड रेवेन्यू क्या कितना था? 33 से लेके 44% तक लैंड रेवेन्यू लिया जाता था
स्टेट ने काफ़ी ज़्यादा इसमें सेफगार्ड लिए कि पेशेंट्स का इंटरेस्ट देखा जाए। जब भी वहाँ से फौजें निकलेंगी तो उनको डायरेक्शन दिए जाते थे कि वो किसी भी तरह से खेतों में से होके ना जाए, ताकि फील्ड्स में कोई भी खेती खराब ना हो। तो पीसफुल एटमोसफेयर था, स्टेबल गवर्नमेंट थी। तो ये स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन और पीसफुल एटमोसफेयर से क्या हुआ, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला और साथ के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बढ़ावा मिला। देन इनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देख लेते हैं। इनकी आर्मी में अगर देखा जाए तो हर कम्युनिटी से सोल्जर्स आते थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या फिर यूरोपियंस हो। तो आर्मी में हर तरह के सोल्जर थे इनके, लेकिन फिर भी सिख का जो नंबर था वो प्रोमिनेंटली ज़्यादा था। तो सिख आर्मी में भी थे, पेशेंट्स भी थे। तो जितने भी सिख पेशेंट उस समय माना जाता है कि होते थे, वो आर्मी में भी जा सकते थे, बिकॉज दे वर वेल ट्रेन्ड इन द यूज ऑफ वेपन्स। तो इसीलिए पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी सिख आर्मी के अंदर। तो रंजीत सिंह ने सेल्फ सफिशिएंसी लाने की कोशिश की सारे वेपन्स में, और जो भी इक्विपमेंट आर्मी को चाहिए इन्होंने कोशिश किया कि उनको प्रोवाइड किया जाए। सो अलग अलग फैक्ट्रीज बनाई गई, आर्म फैक्ट्रीज हो गए, गन पाउडर हो गया, कैनन्स की फैक्ट्रीज हो गई। तो इन्होंने कोशिश की कि ये सारा मैन्युफैक्चरिंग है विद इन द स्टेट किया जाए। देन आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिश की ऑन द पैटर्न ऑफ यूरोपियंस। तो इसके लिए इन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को भी जो है अपनी आर्मी में एम्प्लॉय किया। देन सोल्जर्स को महादारी सिस्टम के थ्रू पेमेंट की जाती थी। महादारी सिस्टम क्या था, दैट वाज द कैश पेमेंट ऑन मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस पे जो सैलरी दी जा रही थी, दैट वाज नोन एज महादारी सिस्टम। देन यूरोपियंस में बहुत ही अलग अलग तरह के यूरोपियंस थे, चाहे वो फ्रेंच हो, इंग्लिश हो, जर्मन, स्पेनिश, रशियन, अमेरिकन और भी कई अलग अलग देशों से यूरोपियंस को इन्होंने अपनी आर्मी के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया। तो फ्रेंच ऑफिसर्स को ड्रिल करने के लिए और डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए इन्होंने रखा कि ट्रूप्स जो थे उनको यूरोपियन पैटर्न के ऊपर बनाया जा सके, उसके लिए फ्रेंच ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किया गया। फौजें खास बनाई गई। फौजें खास में इन्फेंट्री की 4 बटालियन, कैवेलरी की 3 बटालियन और एक आर्टिलरी विंग को इंक्लूड किया गया। ये फ्रेंच ऑफिसर्स द्वारा ट्रेन की जाती थी और इलाही बख्श इनके कमांडर थे। देन इनकी आर्मी में लगभग 75,000 ट्रूप्स थे, जिसमें से 35,000 जो थे वो रेगुलरली ट्रेन किए जाते थे। सो महाराजा की आर्मी काफ़ी स्ट्रांग मानी जाती थी उस समय। सो यहीं पे हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हम लोग सिख एम्पायर में महाराजा रंजीत सिंह के बाद में जो रूलर आए उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे और एंग्लो सिख वॉर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो इस डिस्कशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।